नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। आज लोकतंत्र की शुरुआत में कुछ तस्वीरों के साथ हम शुरुआत करेंगे और जब आप इन दो तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि संकट कितना बड़ा है। एक तस्वीर है नाथूराम गोडसे की और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं कालीचरण। वैसे तो दोनों अलग अलग शख्सियत हैं, लेकिन इन दोनों में एक संबंध भी है। नाथूराम ने साल 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उनकी हत्या की थी। तो वहीं 2021 में कालीचरण ने राष्ट्रपिता बापू को गाली दी है। साथ ही महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम के लिए तारीफ के कसीदे कालीचरण पढ़ रहा है। अब ऐसे में इस शख्स को आज का नाथूराम क्यों ना कहा जाए, लोकतंत्र में आज ये बड़ा सवाल है। दरअसल रायपुर में एक आयोजन हुआ जिसमें संत समाज के लोगों को बुलाया गया। इस आयोजन का नाम तो धर्म संसद रखा गया था, लेकिन यहां धर्म के नाम पर कैसे नफरत फैलाई गई, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने। हे राम, बापू का ऐसा अपमान। हे राम, बापू के लिए ऐसा बयान। हे राम, महात्मा का फूले सम्मान। हे राम, गोडसे को ताली, बापू को गाली। आज पूरा देश अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि ये अपमान सिर्फ बापू का नहीं हुआ है, बल्कि देश के बच्चे बच्चे का हुआ है। ये अपमान किसने किया है, अब उस शख्स को पहचानिए। नाम है कालीचरण, जो अपने नाम के आगे महाराज लगाता है। आज तक कालीचरण को लोग उसके शिव तांडव की वजह से जानते थे, लेकिन कल तक जिस शख्स की जुबान पर शिव तांडव, आज उसी जुबान से वो राष्ट्रपिता को गाली दे रहा है। बापू को गोली मारने वाले को प्रणाम कह रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। एक नाथूराम वो था जिसने बापू को गोली मारी, और एक ये है जो बापू को गाली दे रहा है, बापू को गोली मारने वाले को नमन कर रहा है। कालीचरण ने ये बातें रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित धर्म संसद में कही। इस 2 दिवसीय धर्म संसद में देश भर के साधु संत आए। दर्शक दीर्घा में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी मौजूद, और इसी बीच महाराष्ट्र से आए कालीचरण ने शहर उगलना शुरू कर दिया। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है। जब कालीचरण मंच से जहर उगल रहा था, बापू को गालियां दे रहा था, तब दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ लोगों ने तालियां भी बजाई। धिक्कार है ऐसे कालीचरण पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो इसकी बदजुबानी पर तालियां पीट रहे थे, और धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो उस मंच पर बापू के अपमान के समय धृतराष्ट्र बने बैठे रहे। लेकिन इस बीच एक संत ऐसा भी जिसने इसका विरोध किया। नाम है महंत राम सुंदर दास। कांग्रेस के पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने कालीचरण के बेतुके बयानों का विरोध किया। साथ ही उन लोगों को खरी खोटी भी सुनाई जिन्होंने कालीचरण के बयानों पर तालियां बजाई। और इस दौरान सबको धिक्कारते हुए महंत राम सुंदर दास ने खुद को धर्म संसद से अलग कर लिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ, वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि से साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में धर्म संसद से ऐसी बात। कालीचरण ने जो किया वो कहीं से भी माफी के लायक नहीं है, बल्कि सजा के लायक है।
और इसीलिए कालीचरण पर रायपुर में एफआईआर भी दर्ज हो गई। कालीचरण को आईपीसी की गैर जमानती धारा 502/2 के तहत शांति भंग करने के मकसद में आपत्तिजनक बयान देने, समुदायों के प्रति नफरत पैदा करने और धारा 294 के तहत अश्लील गाली गलौज करने का आरोपी बनाया गया है। कालीचरण पर महाराष्ट्र में भी मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि कालीचरण महाराष्ट्र के धुले का रहने वाला है। और विवादित बयान वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बयान भी दिया। एफआईआर तो ठीक है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि ऐसे शख्स को देशद्रोही क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए? राष्ट्रपिता को गाली देने वाले शख्स की जगह जेल में क्यों नहीं है? जयप्रकाश, टाइम्स नाउ नव भारत, रायपुर। कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे में उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई की मांग के साथ साथ इस पर राजनीति भी होने लगी है। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। गोडसे का महिमा मंडल देश में जब से मोदी सरकार आई शुरू हो गया। अब मर्यादा लांघ कर महात्मा गांधी को गरियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। रायपुर में हुई धर्म संसद पर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा और एक के बाद एक उन्होंने 14 ट्वीट किए हैं इस पूरे मामले पर। इनमें से एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि जब कालीचरण ये भाषण दे रहा था तो दर्शकों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे, भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने और नंद कुमार साय भी मौजूद थे। किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी और उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। और ऐसा कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक कर कुल मिलाकर 14 ट्वीट्स किए हैं। जो बातें कालीचरण ने अपने भाषण में कही उनका जिक्र तो किया ही, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत पर जिस तरह के सवालिया निशान धर्म संसद पर खड़े किए गए, उसे लेकर भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वामी अमृतानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हरिद्वार धर्म संसद के संस्थापक हैं। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं। और हमारे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी भी जुड़ गए हैं इस वक्त। और रायपुर से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भी जुड़ रहे हैं। मैं अपने तीनों मेहमानों का स्वागत करती हूँ, तीनों के पास चलूंगी, लेकिन पहले रुख आपका कर रही हूँ जयप्रकाश। एक कार्यक्रम हुआ धर्म संसद का जिसमें कालीचरण ने जो बातें की हैं उनमें से कई बातें तो ऐसी हैं जो हम अपने दर्शकों को सुनवा भी नहीं सकते, बीप करना पड़ा है। इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से, धर्म संसद से, जहां से ऐसे विचार निकलने चाहिए जो समाज को जागरूक करें, जो समाज को आगे बढ़ाएं, वहां पर गांधी जी को गाली दी जा रही है। क्या एक्शन हुआ इस पर अब तक जयप्रकाश? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था उसका उद्देश्य भी यही था कि धर्म को लेके जो है एक अच्छा संदेश जाना चाहिए समाज में। लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें कल कार्यक्रम का अंतिम दिन था, जिसमें कालीचरण ने जिस तरह के शब्दों का यूज किया महात्मा गांधी को लेकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जो कहा भी नहीं जा सकता। और इसके पूरे मामले के बाद जो है वहां पर जो तमाम संत थे, बड़ी बात यह है कि वो चुप बैठे रहे, वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन वहां जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे महंत रामदास, उन्होंने जो है इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसके तत्काल बाद अब जो है कांग्रेस के तमाम नेता जो है अलग अलग थानों में जो है एफआईआर दर्ज कराए हैं और इनके खिलाफ, कालीचरण और महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, उन्होंने भी मांग की है कि इनके ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए कि देश में जो है इस तरह की नफरत फैलाने का काम करते हैं एक मंच के द्वारा, क्योंकि ये मंच जो है धर्म के नाम पर किया गया था। और जब ये पूरा भाषण चल रहा था, क्योंकि जो आयोजन करता है उसमें जो है कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल थे, इसके अलावा बीजेपी के भी कुछ लोग शामिल थे। जब मंच पे पूरा भाषण चल रहा था, बड़ी बात ये थी कि जब नाथूराम गोडसे को नमस्कार किया जा रहा था और महात्मा गांधी को लेकर जो है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, तब एक तरफ से जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं जो है पूरी राजनीतिक ये चीजें थी। और इस पर जो है जिस तरह से कालीचरण महाराज ने जो बयान दिया और बयान के बाद अब ये पूरी सियासत गरमा गई है। अब जो है कांग्रेस कह रही है कि इस तरह का बयान देना अपमानजनक शब्द है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
देखिए, या फिर जो पॉलिटिकल है बयान उनका तो इस जो पर है आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और हैरानी और चिंता इस बात पर होती है कि इस देश में ऐसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं जहां पर महात्मा गांधी को सार्वजनिक मंच से गाली दी जा रही है और वहां पर ठहाके लगाने वाले और ताली बजाने वाले लोग भी मौजूद हैं। अफसोस इसी बात का है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और अब बात कानपुर वाले पीयूष जैन की, जिसे आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही आज भी उसके ठिकानों पर कानपुर और कन्नौज में छापेमारी चलती रही। आज पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 23 किलो सोना बरामद हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, उसी सोने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बरामद हुआ है 23 किलो, और इसी के साथ 600 किलो चंदन का तेल भी बरामद किया गया है। उन्होंने रिमांड को विरोध किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने नहीं माना और 14 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस समय वो जेल जाएंगे। सर, इससे पहले एक बात सामने आ रही थी कि यहाँ से सीधे न्यायिक हिरासत के बाद सीधे अहमदाबाद ले जाएंगे। अब क्या चीज़ें निकल के सामने आई? अभी जांच जारी है। इनको यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ कंप्लेंट दाखिल किया था उसके आधार 132 CGST के ऊपर भेजा गया है, जो कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस था। इस धारा के अंतर्गत मैक्सिमम 5 साल की सजा है, जो कि माननीय न्यायालय ने सुना और हमारी रिमांड एप्लीकेशन को मंजूर कर। और इस वक्त और जानकारी के साथ सीधे ग्राउंड से हमारे संवाददाता आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, आप लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, छापेमारी पर नजर बनाए हुए हैं। छापेमारी रेड तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल क्या कुछ वहां से बरामद हुआ और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस बरामदगी को अब किस नजरिए से देख रही है? देखिए, तकरीबन 4 दिनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है इस रेड को, और अब जाकर ये रेड ख़त्म मानी जा रही है। और कानपुर की अगर हम बात करें तो 177.45 करोड़ रुपए, और अगर हम कन्नौज की बात करें तो कुल 17 करोड़ रुपए, यानी अगर हम दोनों को मिला दें तो 194.45 करोड़ रुपए इन दोनों जगहों से रेड में बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ कन्नौज से 23 किलो सोना और इसके साथ ही 600 किलो सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन का तेल भी बरामद किया गया है। फिलहाल रेड अंतिम पड़ाव पर है, यानी जो आधिकारिक तौर पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्होंने ये कहा है कि रेड लगभग खत्म हो चुकी है। अब हम जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं, यानी जो चीज़ें इस रेड के दौरान बरामद हुई हैं, चाहे वो सोना हो या फिर पैसा हो या फिर जो तेल बरामद किया गया है, उन सभी चीज़ों की सैंपलिंग की जा रही है। और जो कारोबारी पीयूष जैन है उसको, जैसा कि आपने बताया कि पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल जो कर्मचारी और अधिकारी अंदर मौजूद हैं वो अभी भी उस सैंपलिंग के काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि देर रात तक सैंपलिंग कंप्लीट हो जाएगी, और जो चीज़ें यहाँ से जानी थी वो लगभग यहाँ से जा चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बचा हुआ है, क्योंकि पूरे रेड के दौरान जो घर के व्यक्ति मौजूद रहे हैं उनके सामने ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन होगा और एक कॉपी उनको सौंपी जाएगी। वो प्रोसेस चल रहा है, थोड़ी देर बाद वो प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। जी, शुक्रिया आदर्श इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन इन सब के बीच पीयूष और पॉलिटिक्स कनेक्शन क्या है? उत्तर प्रदेश की सियासत में भी सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि कानपुर का काला कुबेर पीयूष जैन आखिर किसका आदमी है? किसका आदमी से मतलब किस पार्टी का है? पीयूष जैन के सियासी कनेक्शन को लेकर सियासी सवाल यही है, और इनके घर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 23 किलो सोना तक बरामद हुआ है। लेकिन कनेक्शन किस तरफ से ज्यादा थे और चुनावों से पहले इस बरामदगी के क्या मतलब है? तो अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानपुर का काला कुबेर पीयूष जैन आखिर किसका आदमी है? किसका आदमी से मतलब किस पार्टी का आदमी है? पीयूष जैन के सियासी कनेक्शन को लेकर सियासी सवाल है, और इनके घर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो इस सियासी हंगामे की असल जड़ है। कानपुर से कन्नौज तक पीयूष जैन के घर से जिस तरीके से अकूत दौलत का पता चला और जिस तरीके से कैश, जेवरात, संपत्ति का हिसाब किताब अब निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि पीयूष के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। पीयूष जैन किसका आदमी है? पीयूष जैन किसका आदमी है ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आम आदमी गद्दे का इस्तेमाल बेड पर सोने के लिए करता है, लेकिन इसी पीयूष जैन ने अपने गद्दे में मुलायम रुई नहीं, बेहिसाब रुपया छुपा रखा था। पीयूष जैन किसका आदमी है ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि इनके पास इन सब जगहों के अलावा एक बड़ा सा लॉकर भी था जिसमें भी इस तरह के नोट भरकर रखे थे। पीयूष जैन किसका आदमी है ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जब नोट छिपाने के लिए ये जगह भी कम पड़ गई तो पीयूष जैन ने एक तहखाना बनवाया और उसे दौलत खाना बना दिया। अब जिसके घर इतने पैसे मिलेंगे,
ऐसे हाल में मिलेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। और सवाल फिर वही कि पीयूष जैन किसका आदमी है? जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। ये कह रहे हैं कि पीयूष उसका आदमी है, वो कह रहे हैं कि इसका आदमी है। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सवाल अनसुलझा है कि घर में करोड़ों दबाए बैठे इस इंसान के सियासी तार कहां तक बिछे हैं। पीयूष जैन किसका आदमी है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से काले धन का जखीरा मिला है, वो काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहा है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। पीयूष जैन के लिए समय का पहिया कैसे घूमा, ये भी देख लीजिए। कभी पैसों की गद्दी पर लेटने वाला पीयूष जैन थाने में फर्श पर लेटा हुआ है। थाने से लेकर कोर्ट तक पूछताछ और कार्रवाई हो रही है। इधर पीयूष जैन का किससे संबंध है, कैसा संबंध है, इसे कोई स्वीकार नहीं रहा, एक दूसरे की ओर धकेल रहा है। सीधे सीधे भाजपा से लड़ नहीं सकते, क्योंकि विकास की पिच पर भाजपा चुनाव मैदान में है और विकास पर वो क्लीन बोल्ड होते हैं, क्योंकि वो पहले सरकारों में रहे हैं, उनका पुराना चरित्र सब जानते हैं। भू माफिया, शराब माफिया, ऐसे लोगों को आश्रय देना, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना। और अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से उनके समर्थकों के यहाँ किस तरह से कितने कितने पैसे रिकवरी हो रहे हैं। तो सपा का चरित्र सब लोगों ने देखा है, कांग्रेस के चरित्र को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका विकास से कोई सरोकार नहीं। जब जब सरकारों में आते हैं तो लूट तंत्र को बढ़ावा देते हैं। कैसे 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 प्रदेश को लूटा जाए। सोशल मीडिया से लेकर पत्रकारों के कैमरे के सामने हर कोई दूसरे का आदमी बताकर पीयूष जैन से पल्ला झाड़ रहा है। इधर कानपुर, कन्नौज में छापेमारी और जांच जारी है। चुनावी मौसम में लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस सब के बीच ये सवाल जस का तस है कि पीयूष जैन किसका आदमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। फिलहाल रुकें ब्रेक के लिए, खबरें आगे जारी रहेंगी।